स्वागत है। आज हम युवाल नोआ हरारी की बहुत ही मशहूर किताब सेपियंस मानव जाति का संक्षिप्त इतिहास पर बात करेंगे। मतलब इसके कुछ बहुत ही अहम हिस्सों पर एक गहरी नजर डालेंगे। हाँ, ये वो किताब है जिसने सच में दुनिया भर में लोगों की सोच को हिला दिया है। बिल्कुल, हमें लाखों साल पहले के एक मामूली से जानवर से लेकर भविष्य के शायद भगवान जैसे इंसानों तक का सफर दिखाती है। तो आज हमारा मिशन है कि इस किताब में जो मानव इतिहास के बड़े मोड़ बताए गए हैं और कुछ चौंकाने वाले आइडियाज हैं, उन्हें थोड़ा समझें। हाँ, जैसे वो कृषि वाली बात। हाँ, क्या वाकई कृषि इतिहास का सबसे बड़ा धोखा था? और ये कैसे हुआ कि हम मतलब होमो सेपियंस सिर्फ कहानियों के दम पर पूरी दुनिया पर छा गए? बड़े सवाल हैं ये। हाँ, चलिए इन्हीं दिलचस्प गुत्थियों को थोड़ा सुलझाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। तो कहाँ से शुरू करें? इस आइडिया से कि लाखों साल तक इंसान कोई बहुत स्पेशल जानवर नहीं था। हाँ, ये एक अहम पॉइंट है। मतलब फूड चेन में कहीं बीच में थे हम। शिकारियों से डरकर जीते थे, दूसरों का छोड़ा हुआ खाते थे। हरारी लिखते हैं, हड्डियों से गूदा निकालना हमारा खास काम था। हाँ बिल्कुल। तो फिर बदला क्या? ऐसा क्या हुआ कि ये मामूली जानवर इतना डोमिनेंट हो गया? वही तो। देखिए, बदलाव की शुरुआत तो हुई शरीर से। मतलब 2 पैरों पर सीधा खड़ा होना, बाइपेडनलिज्म। हाँ, इसके फायदे भी थे, नुकसान भी। हाथ फ्री हो गए औजारों के लिए, दूर तक देख सकते थे। लेकिन कमर दर्द और महिलाओं के लिए बच्चे पैदा करना ज्यादा मुश्किल हो गया। एग्जैक्टली। और शायद इसी वजह से इंसानी बच्चे वो पूरी तरह विकसित होने से पहले ही पैदा होने लगे, प्रीमेच्योर। अच्छा, और इसका क्या असर पड़ा? देखिए, ऐसे अविकसित बच्चों को पालने के लिए बहुत ज्यादा केयर चाहिए थी, सहयोग की जरूरत पड़ी। तो इससे क्या हुआ कि सोशल बॉन्ड्स मजबूत हुए, परिवार, कबीला, ये सब ज्यादा जरूरी हो गए। और हरारी एक बड़ी अच्छी बात कहते हैं कि इंसान एक तरह से पिघले हुए कांच जैसा बन गया। पिघला हुआ कांच? हाँ, मतलब जिसे समाज और कल्चर किसी भी शेप में ढाल सकता है। फ्लेक्सिबिलिटी हमारी ताकत बन गई। लेकिन बड़ा दिमाग और औजार तो निएंडरथैल जैसे दूसरे ह्यूमंस के पास भी थे, और वो हमसे पहले से मौजूद थे। सही बात है। तो फिर हम आगे कैसे निकले? क्या आग असली गेम चेंजर थी? आग बेशक बहुत इंपॉर्टेंट थी, इसमें कोई शक नहीं। खाना पकाने से न्यूट्रिशन बेहतर हुआ, पाचन आसान हुआ। हाँ, गर्मी, रोशनी, जानवरों से बचाव। बिल्कुल। और एक हथियार भी। ये पहली बार था जब इंसान ने नेचर की किसी फोर्स को कंट्रोल किया था, अपनी बॉडी की लिमिट से बाहर जाकर। लेकिन असली छलांग, वो लीप जिसने हमें सबसे अलग किया, वो आई लगभग 70,000 साल पहले। कॉग्निटिव रेवोल्यूशन, संज्ञानात्मक क्रांति। एग्जैक्टली। तो ये सोचने के तरीके में बदलाव था। हाँ, और सबसे क्रांतिकारी बात थी ऐसी चीजों के बारे में सोचने और बात करने की एबिलिटी जो असल में मौजूद ही नहीं है। मतलब कल्पना, फिक्शन। हाँ, कल्पना करने की शक्ति। अब सोचिए, देवी देवता, राष्ट्र, मानवाधिकार, कानून, पैसा, ये सब क्या है? ये कोई फिजिकल चीजें तो नहीं है? नहीं है, ये हमारे दिमाग की उपज है। ये शेयर्ड स्टोरीज हैं जिन पर हम सब यकीन करते हैं। किताब में वो प्यूजो कार कंपनी का उदाहरण देते हैं। हाँ, कि कंपनी कोई बिल्डिंग या फैक्ट्री नहीं है। राइट, वो एक लीगल फिक्शन है, एक कल्पना जिसे हमने बनाया है और जो बहुत पावरफुल है। अच्छा, तो यहीं पर बात बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है। मतलब हमारी असली ताकत हमारे कहानियों में है। बिल्कुल। इसी काल्पनिक यथार्थ, इमेजिन्ड रियलिटी को बनाने और उस पर कलेक्टिवली यकीन करने की क्षमता ने हमें बड़े स्केल पर फ्लेक्सिबल तरीके से कोऑपरेट करने लायक बनाया, दूसरों जानवरों से अलग। और वो भी उन्हीं के साथ जिन्हें वो पर्सनली जानते हैं। लेकिन इंसान, हम हजारों लाखों अजनबियों के साथ कोऑपरेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम सब एक ही कहानी पर यकीन करते हैं, जैसे एक देश, एक धर्म या एक कंपनी का आइडिया। तो इसी लचीले सहयोग की वजह से सेपियंस दूसरी मानव प्रजातियों को पीछे छोड़ पाए, जैसे निएंडरथैल। हाँ, काफी हद तक यही कारण माना जाता है। और उन दूसरी मानव प्रजातियों का क्या हुआ? निएंडरथैल कहाँ चले गए? ये बड़ा सवाल है। हाँ, ये वाकई एक मिस्ट्री है। 2 मेन थ्योरीज हैं। एक है इंटरब्रीडिंग थ्योरी, कि सेपियंस और निएंडरथैल ने आपस में बच्चे पैदा किए। हाँ, और धीरे धीरे निएंडरथैल पॉपुलेशन सेपियंस में घुल मिल गई। और इसका सबूत भी है, हमारे डीएनए में आज भी निएंडरथैल जीन्स मिलते हैं। अच्छा। दूसरी थ्योरी है रिप्लेसमेंट थ्योरी। मतलब हमने उन्हें खत्म कर दिया। हाँ, कि सेपियंस ने अपने बेहतर कॉपरेशन, कम्युनिकेशन और शायद ज्यादा अग्रेशन से निएंडरथैल को रिसोर्सेज की लड़ाई में हरा दिया, या शायद सीधे सीधे उनका सफाया कर दिया। यह शायद दोनों का मिक्स। ज्यादा संभावना यही है कि सच्चाई इन दोनों का कोई कॉम्बिनेशन हो।
सोचिए, अगर वो बच जाते तो दुनिया कितनी अलग होती। शायद एक मल्टी स्पीशीज ह्यूमन समाज होता। बिल्कुल। और ये फैक्ट कि आज सिर्फ हम होमो सेपियंस ही बचे हैं, ये हमारी सोच पर बहुत गहरा असर डालता है। कैसे? हम खुद को क्रिएशन के सेंटर में देखने लगते हैं, सबसे अलग, सबसे सुपीरियर। अगर दूसरी ह्यूमन स्पीशीज होती तो शायद हमारा नजरिया इतना सेल्फ सेंटर्ड ना होता। ये बात तो है। तो कहानियों ने हमें बढ़त दी। अब आते हैं अगले बड़े टर्निंग पॉइंट पर, एग्रीकल्चर, खेती। हाँ, हरारी से कहते हैं इतिहास का सबसे बड़ा धोखा। ये तो बहुत ही हार्ड स्टेटमेंट है। हम तो कृषि को सिविलाइजेशन की नींव मानते हैं, ऐसा क्यों कहते हैं वो? हाँ, ये वाकई एक शॉकिंग क्लेम लगता है पहली बार में, लेकिन इसके पीछे लॉजिक है। क्या लॉजिक है? हरारी कहते हैं कि अगर आप एवरेज शिकारी संग्राहक, हंटर गैदरर की लाइफ देखें तो उनका खाना ज्यादा डाइवर्स था, है ना? वो कई तरह के फल, जड़ें, जानवर खाते थे। उनके पास खाली वक्त शायद ज्यादा था क्योंकि खेती जैसी दिन भर की मेहनत नहीं थी। अकाल या महामारी का खतरा भी शायद कम था क्योंकि वो किसी एक दो फूड सोर्स पर डिपेंडेंट नहीं थे, घूमते रहते थे। और कृषि ने क्या बदला फिर? कृषि अपने साथ लाई बहुत सारी प्रॉब्लम्स। पहली बात, दिन भर की कमर तोड़ मेहनत। हाँ, वो तो है। न्यूट्रिशन खराब हो गया क्योंकि डाइट मेनली कुछ ही अनाज, गेहूं, चावल, मक्का पर टिक गई। इनमें जरूरी विटामिन, मिनरल्स की कमी थी। अच्छा, इसका कोई सबूत है? हाँ। पुराने स्केलेटन्स की स्टडी बताती है कि शुरुआती किसानों में आर्थराइटिस, स्पाइन प्रॉब्लम्स, दांतों की बीमारियां बढ़ गई। ओह। फिर एक जगह टिकने और घनी आबादी में रहने से बीमारियां ज्यादा फैली। आप कुछ ही फसलों पर निर्भर हो गए तो अकाल का खतरा बढ़ गया। और जमीन के लिए लड़ाइयां? बिल्कुल, जमीन पर मालिकाना हक के लिए हिंसा, युद्ध बढ़े। तो संक्षेप में जैसा हरारी कहते हैं, इंसान ने गेहूं को नहीं उगाया बल्कि गेहूं ने हमें पालतू बना लिया। हम उसकी जरूरतें पूरी करने में जुट गए। ये तो सोचने वाली बात है। पर अगर ये इतना बुरा था तो हमने किया ही क्यों? शिकारी संग्राहक जीवन छोड़कर खेती क्यों अपनाए? इसे लग्जरी ट्रैप कहा गया है। लग्जरी ट्रैप मतलब ये कोई एक दिन का फैसला नहीं था, ये धीरे धीरे हुआ। शायद क्लाइमेट चेंज हुआ, आइस एज खत्म हुई तो मिडिल ईस्ट जैसे इलाकों में जंगली गेहूं, जौ ज्यादा उगने लगे। लोगों ने उन्हें इकट्ठा करना शुरू किया। फिर सोचा चलो अगले साल के लिए कुछ बीज यहीं पास में बो देते हैं, आसान रहेगा। छोटे छोटे स्टेप्स जो लॉजिकल लगे होंगे। एग्जैक्टली। लेकिन हर कदम हमें एक ऐसी लाइफस्टाइल में ले गया जहां से लौटना मुश्किल था। अनाज स्टोर करना है, पीसना है, पकाना है, तो एक जगह टिकना पड़ा। आबादी बढ़ी। हाँ, आबादी बढ़ी तो उसे खिलाने के लिए और ज्यादा खेती करनी पड़ी। ये एक जाल था। आबादी बढ़ी पर शायद एवरेज इंसान की लाइफ ज्यादा मुश्किल और कम सिक्योर हो गई। और इसी बीच वो गोबेकली टेपे जैसी खोजें हुई हैं जो खेती से भी पुरानी है। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तुर्की में गोबेकली टेपे करीब 11,500 साल पुरानी साइट है। बड़े बड़े पत्थर के मॉन्यूमेंट्स मिले हैं। खेती से पहले के? हाँ, उस समय से जब खेती वाइडस्प्रेड नहीं हुई थी। इससे पता चलता है कि बड़े स्केल पर ऑर्गेनाइज होकर कंस्ट्रक्शन करने वाले कॉम्प्लेक्स हंटर गैदरर समाज एग्रीकल्चर से पहले मौजूद थे। तो ये उस थ्योरी को चैलेंज करता है कि पहले खेती आई फिर जटिल समाज बने। बिल्कुल। शायद धर्म या किसी साझा विश्वास ने लोगों को पहले ही एकजुट करना शुरू कर दिया था और उसी के लिए ये मॉन्यूमेंट्स बने। अच्छा, खैर कृषि ने इन सालों की जिंदगी बदली, पर जानवरों का क्या हुआ? उनके लिए कैसा रहा? ये एक और डार्क साइड है। अगर आप एवोल्यूशनरी नजरिए से देखें, मतलब स्पीशीज के तौर पर नंबर बढ़ाने के हिसाब से, तो पालतू जानवर जैसे चिकन, गाय, भेड़, सुअर, ये तो अविश्वसनीय रूप से सफल हुए हैं। हाँ, इनकी आबादी तो अरबों में है आज। बिल्कुल, अपने जंगली पूर्वजों से कहीं ज्यादा। लेकिन अगर हम एक एक जानवर की इंडिविजुअल लाइफ को देखें तो पालतू बनाने का प्रोसेस और खासकर आज की जो इंडस्ट्रियल फार्मिंग है, वो उनके लिए भयानक दुख लेकर आई है। तंग जगह, नेचुरल बिहेवियर नहीं कर पाना और बहुत जल्दी मार दिया जाना, ये सफलता उनके लिए बहुत भारी कीमत पर आई है। तरक्की हमेशा सबके लिए अच्छी नहीं होती। ठीक है, तो खेती से सरप्लस अनाज हुआ, शहर बसे, राज्य बने, एम्पायर्स खड़े हुए। लेकिन फिर वही सवाल आता है, लाखों करोड़ों अजनबी लोग एक साथ कैसे रहने लगे, कैसे कॉपरेट करने लगे? यहां फिर से वही चीज काम आती है, इमेजिन्ड ऑर्डर्स, काल्पनिक व्यवस्थाएं। अच्छा, फिर से कहानियां। हाँ, बड़े स्केल पे कॉपरेशन तभी मुमकिन है जब लाखों लोग कुछ कॉमन मिथकों, कहानियों, नियमों, वैल्यूज पर यकीन करें।
ये चीजें फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन क्योंकि हम सब मानते हैं कि ये सच हैं, इसलिए ये काम करती हैं। हरारी ने 3 ऐसी बड़ी व्यवस्थाओं की बात की है जिन्होंने दुनिया को जोड़ा। हाँ, 3 महान यूनिवर्सल इमेजिन्ड ऑर्डर्स। पहला इकोनॉमिक ऑर्डर यानी पैसा, दूसरा पॉलिटिकल ऑर्डर यानी साम्राज्य, और तीसरा रिलीजियस ऑर्डर यानी यूनिवर्सल धर्म। पैसा, लेकिन पैसा तो बहुत रियल लगता है। नोट हैं, सिक्के हैं, बैंक अकाउंट। ये कल्पना कैसे है? ये तो रोज की जरूरत है। जरा सोचिए, आपकी जेब में जो कागज का नोट है या सिक्का है, क्या आप उसे खा सकते हैं, पहन सकते हैं? नहीं। उसकी कीमत सिर्फ इसलिए है क्योंकि आप, मैं, दुकानदार, बैंक, सरकार, हम सब मानते हैं कि इसकी कीमत है। ये एक इंटरसब्जेक्टिव रियलिटी है। इंटरसब्जेक्टिव? हाँ, मतलब ये ऑब्जेक्टिव नहीं है जैसे पेड़ या पहाड़। ये सिर्फ मेरे दिमाग में भी नहीं है जैसे मेरा कोई सपना। ये हम सबके शेयर्ड बिलीफ में एग्जिस्ट करता है। अच्छा। पुराने जमाने में मेसोपोटामिया में जौ यूज होता था, कहीं कौड़ियाँ, फिर चांदी के शक्ल आए। रोमन एम्पायर में दिनेरियस चला। ये इसलिए काम करते थे क्योंकि लोग मानते थे कि इन्हें दूसरी चीजों से बदला जा सकता है। पैसा अजनबियों के बीच ट्रस्ट का सबसे बड़ा सिस्टम है। पर इसका कोई डार्क साइड भी है? हाँ, हरारी वॉर्न करते हैं कि पैसा हर चीज को कमोडिटी बना सकता है। खरीद फरोख्त की चीज, रिश्ते, नैतिकता, सम्मान सब बिकाऊ लग सकता है। ये कम्युनिटी बॉन्ड्स को कमजोर कर सकता है क्योंकि जरूरतें पैसे से पूरी हो जाती हैं, आपसी मदद पर डिपेंडेंस कम हो जाती है। ओके, पैसा समझ आया। अब एम्पायर्स, साम्राज्यों की बात करते हैं। आजकल इंपीरियलिज्म को तो बहुत नेगेटिवली देखा जाता है। शोषण, हिंसा, कब्जा। हरारी का क्या टेट है इस पर? वो मानते हैं कि हाँ, साम्राज्य यकीनन हिंसा, युद्ध, शोषण पर बने और टिके रहे, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन उनका एक दूसरा पहलू भी है। क्या? उन्होंने पहली बार विशाल और कल्चरली डाइवर्स आबादी को एक पॉलिटिकल छत के नीचे यूनाइट किया। जो ट्राइबल सोच होती है वो हम बनाम वो पर टिकी होती है। लेकिन कई इंपीरियल आइडियोलॉजीज जैसे रोमन, चाइनीज, पर्शियन कम से कम थ्योरी में ज्यादा इंक्लूसिव होती थी। मतलब? वो मानती थी कि उनका रूल सभी लोगों के भले के लिए है। उन्होंने अपनी प्रजा, चाहे वो जीती हुई ही क्यों ना हो, के प्रति एक जिम्मेदारी महसूस की। साम्राज्यों ने आइडियाज, टेक्नोलॉजी, लॉ, कल्चर को बहुत बड़े एरिया में फैलाया। कल्चरल मिक्सिंग हुई? हाँ, जैसे भारत में ब्रिटिश राज के दौरान वेस्टर्न एजुकेशन, लॉ आए, तो इंडियन फिलॉसफी भी वेस्ट तक पहुंची। आज दुनिया की लगभग हर संस्कृति किसी न किसी साम्राज्य की देन है या उससे प्रभावित है। इसलिए हरारी कहते हैं कि हम सब किसी न किसी तरह साम्राज्यों की ही संतान हैं। उनकी लेगेसी कॉम्प्लेक्स है, अच्छी बुरी दोनों। और तीसरा जोड़ने वाला फैक्टर, धर्म। धर्म ने भी मानव इतिहास में यूनिफिकेशन का बहुत बड़ा काम किया है। कॉमन बिलीफ, वैल्यूज, रिचुअल्स, नियम देकर उन्होंने लाखों लोगों को एक मॉरल और सोशल ऑर्डर में बांधा। जैसे बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, इस्लाम। हाँ, ये यूनिवर्सल धर्म जातीय, भाषाई, पॉलिटिकल बॉर्डर से ऊपर उठकर लोगों को एक साझा पहचान देते हैं। और हरारी यहाँ ये भी जोड़ते हैं कि मॉडर्न जमाने की कई आइडियोलॉजीज जैसे लिबरलिज्म, कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म, नेशनलिज्म, ये भी एक तरह से नेचुरल लॉ रिलीजन्स की तरह ही काम करती हैं। अच्छा, कैसे? ये भी इंसानों के लिए कुछ नियम, वैल्यूज, लक्ष्य तय करती हैं, जैसे ह्यूमन राइट्स, इक्वालिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ, नेशनल प्राइड, और बड़े पैमाने पर लोगों को एकजुट करती हैं, उन्हें किसी मकसद के लिए मोटिवेट करती हैं। तो पैसा, साम्राज्य और धर्म, इन साझा कल्पनाओं ने हमें जोड़ा। अब आते पिछले 500 सालों पे। साइंटिफिक रेवोल्यूशन, ज्ञान तो हमेशा से जरूरी था, इसमें इतना क्रांतिकारी क्या था? क्रांतिकारी बात थी एक नई सोच, जिसे हरारे कहते हैं अज्ञानता की खोज, डिस्कवरी ऑफ इग्नोरेंस। अज्ञानता की खोज मतलब ये मानना कि हम इंसान सब कुछ नहीं जानते हैं और जो हम जानते हैं वो भी शायद पूरी तरह सही ना हो। ये पुरानी नॉलेज सिस्टम से बिल्कुल अलग था। पहले क्या माना जाता था? पहले माना जाता था कि सारे जरूरी जवाब या तो होली बुक्स में हैं या पुराने ज्ञानी बता गए हैं। नया ज्ञान खोजने की जरूरत नहीं, बस पुराने ज्ञान को ठीक से समझना है। लेकिन साइंटिफिक रेवोल्यूशन ने कहा कि हमें बहुत कुछ नहीं पता। बिल्कुल, और यहीं से शुरुआत हुई नए ज्ञान की एक्टिव खोज की, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट और मैथमेटिकल एनालिसिस के जरिए। अब यूनिवर्स के सीक्रेट्स जानने के लिए पुराने टेक्स्ट की बजाय खुद इन्वेस्टिगेट करना जरूरी माना जाने लगा। और दूसरी बड़ी बात, साइंस सिर्फ दुनिया को समझना नहीं चाहता, वो इसे बदलकर नई पावर्स और टेक्नोलॉजीज हासिल करना चाहता है। तो मतलब साइंस का लक्ष्य सिर्फ ज्ञान नहीं, पावर भी है। हाँ, और यही एक पावरफुल फीडबैक लूप शुरू होता है।
फीडबैक लूप। हाँ, साइंस नई डिस्कवरीज करता है जिनसे नई टेक्नोलॉजी और पावर्स मिलती हैं, जैसे नई दवाएं, हथियार, एनर्जी सोर्स। इन नई पावर्स में सरकारों और बिजनेस को अपना फायदा दिखता है, इसलिए वो साइंस में पैसा और रिसोर्स लगाते हैं। इन रिसोर्सेज से और ज्यादा साइंटिफिक रिसर्च होती है, जिससे और नई पावर्स मिलती हैं, और ये साइकिल चलता रहता है। इसके कुछ उदाहरण दे सकते हैं? बहुत सारे हैं। जैसे स्कर्वी का इलाज खोजने से जो विटामिन सी की कमी से होती थी, लंबी समुद्री यात्राएं पॉसिबल हुई। इससे कैप्टन कुक जैसे एक्सप्लोरर्स और यूरोपियन एम्पायर्स को दुनिया भर में फैलने में मदद मिली। अच्छा। हैबर-बॉश प्रोसेस ने हवा से अमोनिया बनाना संभव किया। इससे खेती के लिए फर्टिलाइजर बने, आबादी बढ़ी, लेकिन उसी से एक्सप्लोसिव्स बनाना भी आसान हो गया। ओहो। न्यूक्लियर बॉम्ब। स्टैटिस्टिक्स के डेवलपमेंट से इंश्योरेंस इंडस्ट्री बनी। आज साइंस गरीबी और बीमारियों से लड़ने में मदद कर रहा है। और हरारी, जिसे गिलगमिश प्रोजेक्ट कहते हैं। गिलगमिश प्रोजेक्ट, वो अमरता खोजने वाला राजा। हाँ, मतलब बुढ़ापे और मौत जैसी प्रॉब्लम्स का भी टेक्निकल सॉल्यूशन निकालने की कोशिश। लेकिन साइंस क्या खोजेगा, किन सवालों पर काम करेगा, पैसा कहाँ लगेगा, ये कौन तय करता है? साइंस तो खुद ये तय नहीं करता होगा। बिल्कुल सही सवाल। साइंस हमें ये बता सकता है कि कैसे करें, पर यह नहीं बताता कि हमें क्या करना चाहिए। तो कौन तय करता है? प्राथमिकताएं तय करने के लिए और डिस्कवरीज का इस्तेमाल कैसे होगा, ये तय करने के लिए साइंस को हमेशा किसी न किसी आइडियोलॉजी, पॉलिटिकल पावर या इकोनॉमिक इंटरेस्ट के साथ अलायंस करना पड़ता है। अच्छा। सरकारें तय करती हैं कि डिफेंस रिसर्च पर पैसा लगेगा या एनवायरनमेंट पर। कंपनियां तय करती हैं कि प्रॉफिटेबल दवा बनेगी या सस्ती लेकिन कम प्रॉफिट वाली। हरारी मजाक में कहते हैं कि फंडिंग किसे मिलेगी, ये अक्सर साइंटिफिक मेरिट से ज्यादा बाहरी हितों पर निर्भर करता है। प्रोफेसर स्लगहॉर्न बनाम प्रोफेसर स्प्राउट का उदाहरण देते हुए। मतलब साइंस कभी अकेला नहीं चलता? नहीं, वो हमेशा पावर और पैसे के साथ जुड़ा रहता है। साइंस, एम्पायर और कैपिटलिज्म का जो गठजोड़ है, वही पिछले 500 सालों की तरक्की और विनाश के पीछे की मेन ड्राइविंग फोर्स रहा है। ठीक है, इस गठजोड़ ने हमें अपार शक्ति दी, बहुत धन दौलत पैदा की, लेकिन क्या हम पहले से ज्यादा खुश हैं? इतनी तरक्की के बाद क्या इंसान ज्यादा संतुष्ट है? ये शायद सबसे मुश्किल सवालों में से एक है। खुशी को मापना बहुत मुश्किल है। हाँ, कैसे नापेंगे? साइकोलॉजिस्ट और सोशियोलॉजिस्ट सब्जेक्टिव वेलबींग को नापने की कोशिश करते हैं। लोगों से सवाल पूछते हैं, उनकी सेटिस्फैक्शन का लेवल जानने की कोशिश करते हैं। और नतीजे क्या है? मिले जुले। ऐसा लगता है कि पैसा एक हद तक खुशी जरूर बढ़ाता है, खासकर जब वो आपको गरीबी से निकालता है, लेकिन एक सर्टेन पॉइंट के बाद और ज्यादा पैसा और ज्यादा खुशी नहीं लाता। तो फिर क्या लाता है? फैमिली, फ्रेंड्स, कम्युनिटी के साथ अच्छे गहरे रिश्ते शायद पैसे से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है खुशी के लिए। और कोई दूसरा नजरिया भी है? हाँ, एक बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव भी है। वो कहता है कि हमारी खुशी का लेवल काफी हद तक हमारी बॉडी केमिस्ट्री पर डिपेंड करता है। हार्मोन्स और न्यूरोट्रांसमीटर्स? हाँ, जैसे सेरोटोनिन, डोपामाइन। ये एक तरह के थर्मोस्टेट या एयर कंडीशनर जैसा है। लाइफ की अच्छी बुरी घटनाएं टेम्परेचर को थोड़ी देर के लिए ऊपर नीचे कर सकती हैं, लेकिन वो जल्दी अपने सेट पॉइंट पर वापस आ जाता है। तो क्या हम जेनेटिकली ही खुश या दुखी रहने के लिए प्रोग्राम्ड हैं? कुछ हद तक हाँ, लेकिन पूरी तरह नहीं। फिर एक फिलोसॉफिकल नजरिया भी है, जैसे बौद्ध धर्म का। वो क्या कहता है? वो कहता है कि खुशी बाहरी चीजों या मोमेंट्री फीलिंग्स, सुखद या दुखद, के पीछे भागने में नहीं है, बल्कि रियलिटी को जैसी है वैसी समझने और एक्सेप्ट करने में है। फीलिंग्स का पीछा करना ही दुख का कारण है। तो खुशी का सवाल वाकई बहुत कॉम्प्लेक्स है। हाँ। और भविष्य के बारे में क्या? किताब का एंड तो एक बहुत बड़े और शायद कुछ डरावने आइडिया के साथ होता है। हाँ, हरारी बात करते हैं नेचुरल सिलेक्शन के युग के अंत की और इंटेलिजेंट डिजाइन के युग की शुरुआत की। इंटेलिजेंट डिजाइन मतलब भगवान वाला डिजाइन? नहीं, यहां मतलब है कि अब तक लाइफ का इवोल्यूशन नेचर के नियमों से होता आया है, रैंडम म्यूटेशन और नेचुरल सिलेक्शन। लेकिन अब इंसान खुद लाइफ को डिजाइन करने की कैपेबिलिटी हासिल कर रहा है। कैसे? 3 मेन रास्ते दिखते हैं। पहला, बायो इंजीनियरिंग, मतलब जीन एडिटिंग जैसी टेक्निक से इंसानों या दूसरे जीवों की बॉडी को बदलना। जेनेटिक इंजीनियरिंग। दूसरा, साइबोर्ग इंजीनियरिंग, यानी बायोलॉजिकल और नॉन बायोलॉजिकल मशीनी हिस्सों को मिलाकर नए तरह के बीइंग्स बनाना, जैसे बायोनिक अंग या ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस। और तीसरा, इनऑर्गेनिक लाइफ इंजीनियरिंग, यानी पूरी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई या कंप्यूटर बेस्ड कॉन्शियसनेस बनाना। बाप रे, इसका मतलब तो ये हुआ कि भविष्य में इंसान शायद वैसा न रहे जैसा आज है। हरारी का तर्क यही है।
ये टेक्नोलॉजीज हमें इतना फंडामेंटली बदल सकती हैं कि फ्यूचर के इंसान शायद होमो सेपियंस कहलाने लायक ही न रहें। ये होमो सेपियंस का एंड और किसी नई, शायद हमसे बहुत अलग और ज्यादा पावरफुल स्पीशीज का उदय हो सकता है। और यहीं पर वो हमें उस अंतिम सबसे बड़े सवाल के साथ छोड़ देते हैं, हम क्या बनना चाहते हैं। बिल्कुल, क्योंकि अब हमारे पास गॉड लाइक पावर्स आ रही हैं, बनाने की, बदलने की, शायद नष्ट करने की भी। हाँ, जो हमारी आज की आइडियोलॉजीज जैसे कैपिटलिज्म, ह्यूमैनिज्म, नेशनलिज्म से प्रभावित हैं, वे न सिर्फ हमारा बल्कि हमसे आगे आने वाली जनरेशन्स या स्पीशीज का फ्यूचर भी तय कर सकती हैं। ये सिर्फ एक टेक्निकल सवाल नहीं है, ये गहरा मॉरल और फिलोसॉफिकल सवाल बन गया है। तो ये थी युval नोआ हरारी की किताब सेपियंस के कुछ बड़े आइडियाज पर हमारी चर्चा। एक मामूली बंदर से शुरू होकर कहानियों के दम पर दुनिया जीतना, कृषि के जाल में फंसना, पैसे, साम्राज्य और धर्म जैसी कल्पनाओं से एकजुट होना, और फिर साइंस के जरिए अपनी अज्ञानता को स्वीकार कर अभूतपूर्व शक्ति हासिल करना। और अब हम उस मोड़ पर खड़े हैं जहां हम शायद खुद को ही बदलने जा रहे हैं। हाँ, और अंत में वही सवाल हर सुनने वाले के लिए सोचने को रह जाता है। अगर हमें फ्यूचर की लाइफ को, शायद अपने उत्तराधिकारियों को भी डिजाइन करने की पावर आ रही है, तो हमें किन वैल्यूज, किन इच्छाओं से गाइड होना चाहिए? आज हम जिस तरह की दुनिया और सोच बना रहे हैं, क्या वही भविष्य की नींव बननी चाहिए? ये वो बड़े सवाल है जो ये किताब हमारे सामने रखती है। बिल्कुल। इन गहरे सवालों पर सोचने के लिए हम अपने सुनने वालों को भी एनकरेज करते हैं। आज की ये गहरी पड़ताल यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।